बड़ा सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आखिर में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं? इसका जवाब शायद आप सबके पास है, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं। आप ये चाहते हैं कि भाई देखो, मेरे पैसे को काम के लगाने के साथ साथ उसमें मेरी कुछ कमाई भी हो जाए। जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन जितना है उससे भी कम इंटरेस्ट मिलता है हमें पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में, और कहीं अगर उस पर टैक्स कट जाता है तो वो घट करके क्या हो जाता है, 75% रह जाता है। 75% मतलब 1 रुपया आपकी महंगाई जा रही है तो आपको 75 पैसा ही गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 40,000 से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट एनुअल जा रहा है तो उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टीडीएस कट जाता है। ये जाहिर सी बात है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं कहां पे, मार्केट में इन्वेस्ट करूं। मार्केट में इन्वेस्ट के दो ही माध्यम हैं, वन इज डायरेक्ट शेयर आप, दूसरा इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो बात यह है कि आखिर में हम उसको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कैसे गेन करें और उसके बाद में हमारा रिस्क कम से कम हो। उस बला का नाम है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आपका पोर्टफोलियो, अब डाइवर्सिफिकेशन, सवाल यह उठता है कि भाई आखिर में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है? इसकी 3 जरूरत है। सबसे पहला, आपका ज्यादा रिटर्न कैसे पाएं, दूसरा रिस्क कम से कम कैसे लें, और तीसरा गोल को कम से कम समय में कैसे पूरा करें। हम आज इन 3 भागों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ज्यादा रिटर्न कैसे पाएं। सीधी सी बात है, ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको ज्यादा जोखिम लेना पड़ेगा, ये आप भी जानते हो। और हर एड में आपके आता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट एंड प्लीज रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट, आता है, आप भी जानते हो। हर एड में हर जगह पे लिखा आता है। अब पहले हम पेपर पे साइन करते थे, इतने छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन होते थे कि हमें पढ़ने में भी नहीं आता था। आज के टाइम पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, बिना पढ़े बिना सुने आप क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं एक टिक मार्क को, और उसके बाद में ही आप आगे बढ़ पाते हैं बिना उसको टिक किए हुए। तो जाहिर सी बात है, आप एक रिस्क का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन जोखिम तो यार जिंदगी भी जोखिम है, तो इस चीज को सोच लीजिए। अभी उसके बाद में उस रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को झेलने के लिए आपको यह बताया जाता है कि भाई साहब, आप अपना इमरजेंसी फंड जरूर बना लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है, आपकी मार्केट उस समय डाउन ट्रेंड में है और तब आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, औने पौने में आपके फंड को बेचना पड़ेगा, उससे आपका काफी नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये बार बार आता है। ज्यादा गेन तो मिलना भी तय है, बट ये भी फिक्स है कि आपको डाउन ट्रेंड की तरफ अगर मार्केट है और आपने पैसे को निकाला तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क कम से कम कैसे लें। अब रिस्क कम से कम के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसके कई सारे सिस्टम हैं, इसीलिए फंड्स की कई सारी वैरायटीज हैं। इस पर मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन अंतिम भाग को हम कवर कर लेते हैं। वो भी ट्रिक होता है कि आप गोल को अपने कम से कम समय में कैसे अचीव करें। ज्यादा समय में तो हर कोई अचीव कर लेगा। कई लोग आपको बोलेंगे कंटिन्यूटी करते रहो, कई लोग आपको बोलेंगे करते रहो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके से, स्मार्ट जर्नी के तरीके से आप उसको सीख सकते हो। सीखने के 2 ही माध्यम हैं, या तो आपके हाथ खुद के जलते हैं तब आपको एक्सपीरियंस आता है, या फिर आपको बताया जाए नहीं भाई यहां पर आप। अब दोनों में है, या तो आप खुद जल करके, खुद तप करके आप उसके बाद में बनो, या फिर उसके बाद में बताए हुए रास्ते पर चलो। ये हो गई अभी की बात। अभी हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप क्या करते हैं, ज्यादा आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, दूसरा आपको कम से कम समय चाहिए। तो आप इस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ज्यादा रिटर्न, ज्यादा समय और सेफर इन्वेस्टमेंट, अगर ये तरीका आपको आ जाए तो कोई आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपका जानना जरूरी है। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं, कई लोगों को, हमारे इन्वेस्टर को शिकायत है सर आपके बोर्ड में दिखता नहीं, तो आज मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, 100 माइनस एज। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये दिखा होगा।
अभी इक्विटी का पोर्शन आपका खाली इतना ही होना चाहिए कि जितना आपका 100 माइनस एज हो, क्योंकि क्या होता है कि हर क्राइटेरिया का बंदा, जैसे मेरे ही व्यूअर्स में 25 साल से लेकर के और 65 ईयर्स तक एजेड लोग हैं, 25 साल के युवा से लेकर के 65 ईयर्स तक एजेड लोग हैं। अभी उसके बाद में ये बीच बीच में आपको बताना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि आप इससे कहीं वंचित ना हो जाए। इसके दो क्राइटेरिया हैं, एक तो डाउन ट्रेंड में मार्केट गई तो आप डर ना जाए, दूसरा अगर अप ट्रेंड में है तो आपको उस समय कहीं आप ज्यादा लालच में न पड़ जाएं। तो ये दोनों चीजें आपको जानना जरूरी है। इसके लिए 100 माइनस एज के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप कभी भी सरवाइव कर जाएंगे मार्केट में, कोई भी संदेह नहीं है। सबसे पहला, अगर आपका इमरजेंसी फंड बना हुआ, लेकिन आज का वो टॉपिक नहीं है इमरजेंसी फंड का। दूसरा आपका डाइवर्सिफिकेशन का आज का टॉपिक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। 100 माइनस एज का अगर इक्विटी में आपका परसेंटेज है तो आप देखिए किसी भी एज का बंदा है तो वो उतना ही जोखिम लेगा जितनी उसकी एज है। मेरी बात समझ रहे हो? इक्विटी कोई भी हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर होता है, बट इतना भी नहीं होता है। गिरता हर कोई है और डर हर किसी को लगता है। तो इसलिए 100 माइनस एज के क्राइटेरिया को फॉलो करो। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आगे करना क्या है। 100 माइनस एज आपका जरूरी क्यों है। अब आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी अच्छी सी बात मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। आपका दो फंड मैं ले लेता हूं, कोई भी XYZ कोई भी फंड हो, सेम रिटर्न दिया दोनों फंड्स ने, ठीक है ना। मैं ज्यादा भी नहीं ले रहा हूं, बहुत कम भी नहीं ले रहा हूं, एक एवरेज ले रहा हूं। सपोज करिए 14.5% आपके दो फंड्स ने, ठीक है ना, टू फंड्स ने आपके क्या किया, 14.5% का रिटर्न दिया। अब एक को आप दे दो फंड नंबर 1, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको दिख जाए, फंड नंबर 2, और दोनों ने क्या किया, इतना रिटर्न दिया। अब आपको ये बोला जाए कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें चूज करना है, आप इसको ले लो। आप क्या बोलोगे, सर दोनों का रिटर्न अगर सेम है तो दोनों में से किसी को भी ले लो। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी जिसको अगर समझ नहीं है वो यही बोलेगा, जाहिर सी बात है कि दोनों में से। अब ये एक दिन में तो आया नहीं है। ये आपको पता है कि एवरेज रिटर्न नहीं लिया जाता है ना। एवरेज रिटर्न कब का लिया जाता है, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, यही लेते हो ना। 15 साल का भी देखते हो, अगर ज्यादा और पुराना फंड देखना चाहते हो कि भाई ये कसौटी पर कितना खरा उतरा है। अब मान लिया मैं 3 साल की कैटेगरी में दे रहे हो, उसका भी यही है 14.5 है। 5 साल की कैटेगरी में दे रहे हो, उसका भी 14, मतलब एक बात बता रहा हूँ, 14.5 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 7 साल में देख रहे हो तो भी दोनों का बराबर है, 15 साल में देख रहे हो तो भी दोनों का बराबर है, मतलब रिटर्न दोनों का सेम है। तो आप क्या करोगे बताइए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों टाइम पर दोनों का सेम हो, ये बात सही है, क्योंकि फंड मैनेजर अलग है, फंड अलग है, तो जाहिर सी बात है कि उनका ये होगा। लेकिन मैं मान करके चल रहा हूं जिस सिनेरियो को आप देख रहे हो उस सिनेरियो पर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप उस समय केवल एक और एक चीज देखेंगे कि भैया हो डाउन साइड प्रोटेक्शन किस फंड का बढ़िया रहा है। आज तो हमें दिख रहा है, उस समय आपको देखना मस्ट है। आपको जो जानकार बंदा होगा वो यही बताएगा कि भैया डाउन साइड जो प्रोटेक्शन है ना, ये दो हो गई, एक हो गया रेजिस्टेंस भाग रहा है आपका, दूसरा हो गया सपोर्ट। अब सपोर्ट को क्या बोलते हैं, डाउन साइड प्रोटेक्शन बोलते हैं। जब समय खराब आया हो उस समय कौन भागा है। अब आपकी लाइन ऐसे चलेगी ना, ऐसे 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 ऐसे। आज आपको ये एवरेज तो दिख रहा है 14.5, लेकिन इस समय गोता कौन खाया है और इस समय अपर कौन गया है, अपर साइड में बढ़िया कौन गया है और लोअर साइड में कौन ऐसा है जिसने की गोता कम खाया है। क्योंकि यहां पर गोता खाने वाले का क्या है, वो तो और नीचे जा सकता है ना। तो आप इस पर क्या करोगे, यहां पर आप डिबेट नहीं लोगे, कोई भी आपको राय नहीं देगा। किस पर लोगे, जो कि आपको
कम से कम रिस्क में ज्यादा अल्फा जनरेट किया हो। अल्फा बीटा मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। और जाहिर सी बात है, जितनी सीधी और सिंपल और सरल भाषा में अगर बताई जाए व्यूअर्स को, उतना ही बढ़िया समझ में आता है। ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूं आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ है उस चीज का, तभी आप देख रहे हो या आप समझना चाहते हो, आपके मन में इच्छा जगी है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपका जिस साइड में प्रोटेक्शन बढ़िया है उसी फंड को दोनों में से आप चूज करोगे। एक तो सबसे पहले आप ये लोगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फंड हो। अब सवाल यहां पर आ जाता है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन में 3 टाइप के फंड हैं आपके, वहां पर भी आ गया 100 माइनस एज आपने कर लिया कि मेरा इक्विटी में इतना जाएगा। अब आपका समझ में ये आ गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। फर्स्ट वन इज लार्ज कैप, आराम से लिख रहा हूं यार, इतने ज्यादा कौन करता रहे। मिड कैप एंड थर्ड वन इज स्मॉल कैप। मैं इतना जानता हूं कि इतनी आपको समझ है, ठीक है ना। अब लार्ज कैप में आपको पता है सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 इसमें लग रहा है। उसके बाद में 100 कंपनी जो हो गई ना, वो आपकी लार्ज कैप में हो गई। उसके बाद में 101वीं से लेकर के 250 तक, 101वीं से लेकर के 250 तक आपका जो पैसा जहां पे लग रहा है उसको बोलते हैं मिड कैप। और तीसरा आपका हो गया स्मॉल कैप, जिसमें 291वीं से लेकर के और आगे जितनी भी कंपनियां हैं उसमें लग रहा है। समझ गए। उसमें एमएसएमई भी आ गई, छोटी भी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये सब आ गई। अभी आप हमें एक बात बताएं, अगर आप सारे का एयूएम देख लें, मैं आपको लालची नहीं बना रहा हूं, सारे का एयूएम आप देख लें, किसका, सेंसेक्स 30 का, निफ्टी 50 का, ठीक है ना। अगर एयूएम आप देख लें तो आपका एयूएम जो है ना इनका कहीं पीछे रह जाता है। टोटल मिलाकर के आपकी 101 से लेकर के और आपका जो 4000 की कंपनियां हैं कहीं पीछे रह जाती है निफ्टी 50 से और सेंसेक्स 30 से। मतलब क्या है कि भाई इनके पास उतना एक्युमुलेशन नहीं है, ठीक है ना। मिड कैप और लार्ज कैप में उतना एक्युमुलेशन नहीं है जितना कि सेंसेक्स 30 में और निफ्टी 50 में एक्युमुलेशन है, धन का संग्रह है। तो जाहिर सी बात है स्टेबल कौन है, स्टेबल आपका लार्ज कैप है, उसके बाद में स्टेबल आपका मिड कैप है, उसके बाद में स्टेबल आपका स्मॉल कैप है। बात मेरी समझ गए हैं। तो अब ऐसा भी नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं इसके पक्षधर इसलिए नहीं हूं कि देखिए रिस्क आदमी को अपने एज के मुताबिक ही लेना चाहिए, क्योंकि जरूरतें जो है ना वो एज के मुताबिक बढ़ जाती हैं और कम रहती हैं। 25-30 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का अकेला है, 30 साल तक होते होते उसकी बीवी हो जाती है या एक बच्चा हो जाता है, बीवी हो जाता है। उसके बाद में 35 तक होते उसका बच्चा स्कूल जाने लगता है, 40 तक होते होते उसका बच्चा जूनियर हाई स्कूल में चला जाता है, 45 तक होते होते हायर सेकेंडरी नहीं तो ग्रेजुएशन में चला जाता है, और 60 तक होते होते उसके बच्चे की शादी करनी है, घर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आपको उसके अनुसार एज के मुताबिक ही रिस्क लेना है। वो भी आपको किसी दिन टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, या हो सकता है किसी पिछले वीडियो में अगर हमने बताया होगा तो उसको देख लीजिएगा। इसका भी डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप में कितना डाले, मिड कैप में कितना डाले, स्मॉल कैप में कितना डाले। ये आपको कहीं पर भी पढ़ी पढ़ाई बात में नहीं मिलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस के मुताबिक ही मिलेगा। तो अभी आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया है कि क्यों जरूरी है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसीलिए जरूरी है कि ताकि आप अपना कम से कम रिस्क लेते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, आपका फंड भी सुरक्षित रहे, आपका गेन भी ज्यादा से ज्यादा हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यही